अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपसे बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं उसमें एक तो क्या पीटीआई से अब जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की बातचीत है वो हतमी मरहले की तरफ बढ़ रही है और क्या हो रहा है इस सब पर आपको आज कुछ खबरें देंगे अंदर की। इसके अलावा कल जो अ, अली मीन गंडापुर साहब ने और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने जो बातें की उनमें सिग्नल क्या था। और तीसरी बात करेंगे कि कल उधर जलसे में पीटीआई का जो स्वाबी का जलसा था वहाँ पर अमेरिकी झंडा लहराया गया और उससे क्या आपको पाकिस्तान के जो सियासी जमातें और सियासी कारकुनों के बारे में क्या चीज़ समझ आती है वो आपको बताएंगे और इधर आपको कुछ इस पर भी चीज़ कहेंगे। तो देखिए, चलिए यहीं से स्टार्ट लेते हैं। कल पीटीआई के जलसे में अमेरिकी झंडा लहराया जा रहा था। इसी अमेरिका पर इमरान खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझे अमेरिका ने निकाला है। और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने जिसे कहते हैं पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा, पाकिस्तानी सफ़ीर ने जनरल बाजवा को कहा, जनरल बाजवा ने मुझे फारिग कर दिया पोजीशन खत्म मिलकर और फलान ये सब कुछ इल्ज़ाम था। अब मुझे याद है कि जब ये खान साहब नए निकाले गए थे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 26 मई को एक वो मार्च लेकर पेशावर से इस्लामाबाद आए थे 2022 में। तो पीटीआई वाले ये इधर ही ब्लू एरिया में वो दरख्तों को आग लगा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे उस दिन। तो मैं चला गया वो कवर करने के लिए। जैसे अभी भी पीटीआई के एहतजाज हो रहे थे मैं कवर करने गया हुआ था, तब भी कवर करने गया। सहाफ़ी हूँ, हमारा तो काम फील्ड में जाकर रिपोर्ट करना है, घर बैठ के हम कोई वो स्टूडियो में सुर्खी पाउडर लगाकर तो झूठ बेचने वाले तो है नहीं, ना ही हम किसी सियासी जमात के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो हम तो जाकर मौके पर रिपोर्ट करते हैं। उन दिनों में मेरा वो क्योंकि पीटीआई का मैं क्रिटिक था और क्रिटिक इसीलिए था कि पीटीआई की फ़ौज से जो डील थी और जो कुछ उसके साथ मिलकर वो कर रहे थे उस पर मैं क्रिटिक था। तो पीटीआई के कारकुनों को शदीद नापसंद था। आजकल उस तरह नापसंद नहीं हूँ। तो मुझे कोई 250-300 कारकुनों ने घेर लिया और धक्के शक्के पहले तो दिए, फिर देन हम में एक आर्गूमेंट शुरू हो गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे था कि शायद मुझे मारेंगे क्योंकि उनके पास लाठियाँ भी थीं, मेरे पर गुस्सा भी था। क्या आप इमरान खान को कहते हो बुरा भला, आप ये इमरान खान को। मैं कहा यार सहाफ़ियों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, गालियाँ तो नहीं देता और सहाफ़ी का यही काम होता है, हमको किसी के पालछिए थोड़े होते हैं। तो वो तलखी शुरू हुई, फिर वो तलखी एक आर्गूमेंट में बदल गई। आई स्टिल रिमेंबर दो उनमें से कारकुन साउथ अफ्रीका से आए हुए थे उनके पाकिस्तान के दौरे पर, तो वो भी इधर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि अब आप क्यों नहीं बताते, बात करते, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बात करते हो, इतना आप अपने आप को खुद मुख्तार कहते हो तो अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बात करते हो। तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि जाहिर बात है उनका पीटीआई का उन दिनों एक नारा चल रहा था कि हम कोई गुलाम है, तो उनको लगता होगा कि मैं कोई फॉरेन एजेंट हूँ या मैं कोई गुलाम हूँ। तो मुझे कहते हैं अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बात करते। मैंने कहा अमेरिका ने तुम्हें निकाला ही नहीं है, तुम्हारे लीडर को जनरल बाजवा ने निकाला है, वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाता फिर रहा है। जिसने निकाला उसका नाम लेके बात करे। तो वो खैर, बट बावजूद तमाम उनकी मेरे लिए नापसंदीदगी के उन्होंने मुझे कोई मारपीट नहीं की, मुझसे आर्गूमेंट किया, जज्बाती आर्गूमेंट किया, बट मुझे जाने दिया वहाँ से। मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने वो कवर किया, वो तमाम वो एहतजाज, उनमें चला गया, जाके मैंने वीडियो बनाई लगा दी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक वक्त था कि ये पीटीआई का एक नैरेटिव था, इमरान खान साहब ने बनाया और पूरा का पूरा पीटीआई का जो कारकुन है, जमात है, वो एंटी अमेरिका उस पर लगी हुई थी। और नहीं जी वो हम कोई गुलाम है, गाड़ियों के पीछे लिखे जे वो। आज उसी अमेरिका के झंडे लहरा रहे हैं क्योंकि आज खान साहब ने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है मेरा और ये है और वो है। तो ये इसमें एक पे आपको एक चीज़ समझ आती है पाकिस्तान की सियासी जमातों की साइकी की और पाकिस्तान के सियासी कारकुनों की और
इन सब की रहनुमाओं की सोच की कि अब देखिए, अगर आज कल का दुश्मन अमेरिका जिसके हम कोई गुलाम है कि खान साहब नारे लगा रहे थे और पूरी पीटीआई लब्बैक कह रही थी, ठीक है, आज उसी अमेरिका जिसके कहते हैं हुकूमत में निकाला, आज उस अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमें जेल से निकालेगा, अमेरिका के झंडे ले रहे हैं। तो कल आज मुझे बहुत से पीटीआई के लोग से बात हो जाए तो मुझे कहते हैं देखा इमरान खान डट के लड़ा है, ये है वो है। तो मैंने कहता हूँ कि यार देखो अभी तो लड़ रहा है, मैं उस दिन देखूंगा कि वो क्या डील करके इक़्तिदार में आएगा या वो आवाम के ज़ोर पर इक़्तिदार में आएगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अब खान कभी डील नहीं करेगा, अब हम समझ गए एस्टेब्लिशमेंट को, हमें पहले पता नहीं था, अब हम कभी नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे और ये और वो। तो अब मैं कल जब झंडा देख रहा था तो मैं सोच रहा था अब कल अगर इमरान खान साहब ने निकल के कह दिया ना कि नहीं नहीं मसला सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से था, बाकी फौज ठीक थी और ठीक काम कर रही थी, और हमारे में और इवन के वो अगर कहते कि नहीं जनरल आसिम मुनीर से मसला नहीं था, जनरल आसिम मुनीर से मेरे जो इख्तलाफात थे ना वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने पैदा करवाए थे। तो पता चलेगा पूरी की पूरी पीटीआई के जो कारकुन है वो पता चले अगले जलसे में फौज के यूनिफॉर्म पहन के सलूट मार रहे हो। लाइक ये सियासी शऊर का जहाँ पे आलम हो। और ये सिर्फ पीटीआई नहीं, ये अलमिया नून लीग का। जब गुजरावाला जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैं उस जलसे में मौजूद था और वो जलसा सारा वो उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब ने करवाया। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि ये और खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस जलसे की भारी कीमत अदा की। उन्होंने जलसा तो करवा दिया लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जीतने नहीं दिया गुजरावाला से, ठीक है, तो वो माफ़ नहीं करते होते किसी को। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उस जलसे में कहा जी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद मुझे निकालने के भी जिम्मेदार हैं और ये जो इस वक्त मुल्क में तबाही है इसके जिम्मेदार है, इसके लिए इनको जवाबदेह होना होगा। तो एक बड़ी वेव चली, मैं उस जलसे में देख रहा था, लोग चार्ज थे, नून लीग के कारकुनों ने वो मुगलजात गालियाँ दी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कि मैं अपने कानों पर यकीन नहीं जा रहा था कि मैं इस वक्त ये इर्द गिर्द जो देख रहा हूँ वाकई सच देख रहा हूँ। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने पंजाब का डीएनए चेंज कर दिया है, नून लीग का डीएनए चेंज कर दिया है, अब पंजाब और नून लीग सिविल एंड सुप्रीमेसी पर बिलीव रखते हैं। फिर उन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब ने फौज से डील की है, अपने भाई को, और ख़ुद भी फार्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनी है, अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, समधी को फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवाया है, साहबजादी को पंजाब का वज़ीर आला बनवाया और ख़ुद आज एक इंतहाई अफसोसनाक सियासत कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने एक जिसे कहते हैं ना गदर मचाया हुआ, किसी की इज्जत नहीं महफूज, किसी की माँ बहन नहीं महफूज, किसी का बाप नहीं महफूज, किसी का भाई नहीं महफूज, उठाए जा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फेंक रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ कह रहा है मेरे बड़े रंज-ए-अलम है, मुझसे मत पूछो। और आज वही उस दौर में नून लीग के कारकुन हमसे ये आर्गूमेंट करते थे कि अब हम कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं जाएंगे, अगर मियां नवाज शरीफ जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। आज वही नून लीग के बड़े बड़े सपोर्टर और कारकुन, मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ दे रहे होते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार इतनी ही आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी थी कि ज़रा सी इस्टेब्लिशमेंट ने हड्डी डाली नहीं तो आप लोग वो हड्डी उठा के भाग गए। बड़े बड़े सहाफ़ी हमारे सिविलियन सुप्रीमेसी के बनते थे, वो जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी, आज जिनको गीला तीतर का नाम गिले तीतर की तौहीन है, जो उससे भी ज़्यादा गलाजत में उतरे में, स्क्रीनें सिर्फ 7 बजे की मिल गई हैं, ठीक है, आज वो सेफ हाउसेज में घुसे होते हैं, कर्नलों ब्रिगेडियरों के बूट पॉलिश करते हैं, ठीक है, उनको अब्बू अब्बू कह के बुलाते हैं और जो वो हड्डी देते हैं वो आके स्क्रीन के ऊपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर ये सारी आइडियोलॉजी जाती है? जैसे ही यानी कि आइडियोलॉजी इतनी होती है कि हमें इशारा करो और हम भाग के आके आपके कदमों में बैठ जाएंगे। हाँ, जब तक आप हमें इशारा नहीं करोगे, हमें धुतकारोगे, हमें बूट से पीछे हटाओगे, पीछे हटो पीछे, तो तब तक हम जी बड़ा हम सिविलियन सुप्रीमेसी की नारे लगाते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही आपने बूट हमारे आगे पॉलिश के लिए रखा और हमें कहा कि ठीक है कर ले तू भी पॉलिश, तो हम ऐसा जम के पॉलिश करेंगे कि बस कहानी मुका देंगे। तो मसला ये है कि ये हमारे सियासी कारकुन जब तक अपनी लीडरशिप को बाउंड नहीं करेंगे कि आप जो नारा लगाते हैं फिर उस पर आपने खड़ा होना होगा। ये नहीं कि आप बयानियां बनाएं, हमें उस बयानिए के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें और बाद में डील काट के आप जाके उनकी गोद में बैठ जाओ और हमें इशारा करें कि तुम सारे भी आ जाके आप पीछे खड़े हो जाओ। इसीलिए तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज अपनी पॉलिसियां नहीं चेंज करती, क्योंकि उनको पता होता है आज इसको जूतियां मार रहे हैं, ये सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो अगर कल हमारे खिलाफ बहुत इनकी तरफ से नफरत बढ़ जाएगी और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो हम इनको ठोकर मारेंगे, हम इनको गोद में बिठा लेंगे, ये अपना सारा का सारा चंक हमारी स्पोर्ट में ले आएंगे, हम इनको जूतियां मारने लग जाएंगे। लेकिन मुझे आज तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कभी भी कोई ज़ात से कोई मसला नहीं। मैं हमेशा कहता था कि मुझे फ़ौज के वजूद से मसला ही कभी नहीं रहा। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, दिफाई ज़रूरत है, होनी चाहिए। मुझे आज तक जो ये हमारे फ़ौजी अफसरान ये हम में से ही है ना, हमारी ही माओं के बेटे हैं। आपको क्या लगता है कि वो माएँ मुख्तलिफ हैं जो फ़ौजी बेटे पैदा कर रही हैं? हमारी माएँ हैं वो भी। ये जो शहीद होते हैं बॉर्डर्स पर लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए, क्या ये हमारी माओं के बेटे नहीं है? क्या इनका खून कीमती नहीं है? क्या इनकी कुर्बानी कम है? नहीं है ना यार, हमारे ही हैं। हमें इन सब से प्यार है। लेकिन जहाँ पे इख्तलाफ होता है वो इनका सियासत में किरदार है कि जब ये खुद को एक हाकिम समझते हैं, ये कहते हैं हम पॉलिसियाँ चलाएंगे, हम मुल्क चलाएंगे और हम जिस सियासी जमात को चाहेंगे गोद में बिठाएंगे, जिसको चाहेंगे धुतकारेंगे, और ये अवाम की कोई औकात नहीं है, ये बिरयानी की प्लेटों पर वोट देने वाले कचरा हैं ये। उससे मसला है, इस सोच से मसला है। और ये सोच किसी इंडिविजुअल की सोच नहीं है, ये बतौर इदारा एक पॉलिसी बन चुकी है। इससे मसला है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल की सोच होती तो चले ठीक है, एक जर्नैल ये करता, बाकी आता तो वो पॉलिसी चेंज करता, तो कहता भाई ये हमारा काम नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक, क्या जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी मुख्तलिफ थी? पिछले 75 साल से निकाल लेना। क्या अयूब खान की पॉलिसी मुख्तलिफ थी? क्या जिसे कहते हैं यहिया खान की मुख्तलिफ थी? क्या ज़ियाउल हक की मुख्तलिफ थी? क्या मिर्ज़ा असलम बेग की मुख्तलिफ थी? क्या उसकी वहीद काकड़ की मुख्तलिफ थी? आसिफ नवाज जंजुआ की मुख्तलिफ थी? जनरल मुशर्रफ की मुख्तलिफ थी? जहांगीर करामत की मुख्तलिफ थी? जनरल कियानी की मुख्तलिफ थी? जनरल राहील शरीफ की मुख्तलिफ थी? जनरल कमरजाद बाजवा की मुख्तलिफ थी? किसकी मुख्तलिफ थी? या आज वालों की मुख्तलिफ है? सबकी पॉलिसी तो वही है। जनरल बाजवा तो अगले आखिरी दिनों में कहता था कि जी हमने अब सियासत से खुद को अलहदा करने का फैसला किया। तो क्या अलहदा हुए सियासत से? तौबा की? आप देखिए अब SIFC क्या है, हर नादरा PTA, कहाँ पर फौज नहीं है। इवन कि अब तो चीफ जस्टिस भी जो होता है, अगर जो उनकी मर्जी का नहीं होगा वो चीफ जस्टिस भी नहीं बनेगा इस मुल्क में। वज़ीर आज़म भी जो उनको पसंद नहीं होगा वो नहीं बनेगा। तो क्या है ये मुल्क? अब तो यकीन करिए कोई जरा जो गैर मुल्की हो उनसे बात हो तो पाकिस्तान को भी एक हाइब्रिड निज़ाम मानने को भी तैयार नहीं है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। वो कहते हैं कि भाई अब ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं है, अब ये कुछ कवर्ट नहीं है, सब कुछ अवर्ट है, यानी कि कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने है। रातों को 12-12 बजे के बाद पार्लियामेंटेरियन नौकरों की तरह बैठ के कानून पास करते हैं, उनसे कानून पास करवाए देते हैं। एजेंसियों वाले पार्लियामेंटेरियन अगवा कर करके ला के पार्लियामेंट में फेंकते हैं बकरों की तरह, चलो इनसे वोट करवाओ। ये है पाकिस्तान आज का। और इसमें आप कहते हैं कोई जमहूरी रवैये और सियासी सोच परवान पा रही है और ये मुल्क आगे बढ़ रहा है या ये मुल्क बेहतर हो रहा है। सीरियसली आपको लगता है कि क्या ऐसा हो रहा है? तो नहीं है ना ऐसा कुछ। इस पॉलिसी से ही तो इख्तलाफ है। और अगर सब इसी पॉलिसी को एंड ऑफ द डे
एक्सेप्ट करके इस पर ही इसके साथ काम करने को तैयार हो, तो फिर क्या, कौन सा पाकिस्तान में स्टेट्समैन है, फिर कौन सा पाकिस्तान में लीडर है? सारे ही फिर एक पालचियों की लाइन में लगे हुए पालची हैं, सिर्फ मौका नहीं मिल रहा, बूट नहीं मिल रहा, जिसको बूट आगे रख रहे हैं वो कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो पीछे खड़ा दांत पीस रहा है, और वो जो बूट पॉलिश कर रहा है उसको लानते भेज रहा है और कह रहा है कि देखो ये पालचिया है और इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रही, इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, फौज का ये किरदार नहीं होना चाहिए, उस वक्त तक जब तक कि उसको खुद बूट नहीं मिलता पॉलिश करने के लिए। जैसे ही वो पहले बूट पॉलिश करने को ठुड्डा मार के बाहर निकालते हैं, अगले को कहते हैं आजा बूट पॉलिश कर, वो भी उसी तरह पॉलिश शुरू हो जाता है। तो क्या हम हासिल करते हैं? कौन सी जदोजहद, कौन सी सिविलियन सुप्रीमेसी? ये सियासी जमातें क्या कर रही हैं? तो इसका मतलब है आज अमेरिका का झंडा जलसे में उठा लिया तो कल फिर हमारे पीटीआई के दोस्त कहेंगे कि जी फौज ठीक सियासत करती है क्योंकि वो हमें वापस इक़्तिदार में ले आई है, उन्होंने इमरान खान को जेल से छोड़ दिया, तो बिल्कुल ठीक करते हैं, होना ही ये चाहिए। जो कि 2018 के बाद भी पीटीआई का यही बयानिया था। वो तो 2022 में जिस तरह निकाले गए तो उसके बाद जो कुछ साथ हुआ तो फिर कहा कि जी ये तो बड़ा बुरा किरदार है। उससे पहले तो इमरान खान साहब तो टेलीफोन टेप करने के भी सपोर्ट करते थे, बाकी चीज़ें करने की भी करते थे। तो लाइक कुछ तो सीखिए, पाकिस्तान की पता नहीं सियासी कारकुन किस तरह से परवान चढ़ रहे हैं। इस माहौल में तो जो परवान चढ़ेंगे, क्या परवान चढ़ेंगे। तो अब देखिए, एक तो ये है कि अब क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हतमी महल में दाखिल होगी। हमने आपको पिछले कुछ दिनों से बताया है कि इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का सामना करें या एक डील करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अच्छे बच्चों की तरह घर आ जाएं और ये हुकूमत चलने दें और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। अपोजिशन बयानात की हद तक करें, वो भी सिर्फ शहबाज शरीफ की, इस्टेब्लिशमेंट की किसी सूरत में नहीं, और घर बैठ के अपने वक्त के आने का इंतज़ार करें। और उस दौरान जो कुछ उन्होंने गुनाह किए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने के, उनका अजाला करें और इस्टेब्लिशमेंट को वो भूलने दें कि खान साहब ने इतनी बदतमीज़ी की थी। तो उसके बाद उनको हो सकता है आने भी दिया जाए, हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि लाजमी आने दिया जाएगा। और अगर वो ये डील नहीं मानते तो फिर फौजी ट्रायल का सामना करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट कुछ अर्सा के लिए देखना चाह रही है कि अमेरिकी इंतज़ामिया जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो किस तरह बिहेव करेंगे। क्या जो पीटीआई ने एक खौफ इस्टेब्लिशमेंट में पैदा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद अब वो इमरान खान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर चुप नहीं बैठेंगे और प्रेशर डालेंगे कि इनके साथ नरमी बरतें, उनको छोड़ें। तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये इस्टेब्लिशमेंट देखना चाहेगी। तो ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में हल्फ लेके बाकायदा सदारती निज़ाम संभालेंगे अपने मुल्क का। तो उसके बाद पहले 3 से 6 माह में आपको असरात नज़र आने शुरू होंगे उनके कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि या तो उस वक्त तक वो थोड़ा वेट एंड सी करे, और या ये है कि अभी से ही इमरान खान साहब को टेम करके एक अडयाला यूनिवर्सिटी से एक रिफॉर्म्ड शहबाज शरीफ की तरह का स्टूडेंट बना के घर ले जाए। तो खान साहब को भी पता है कि इस टाइम ये डील उनके सामने मौजूद है और वो उस प्रेशर को अब सामना कर रहे हैं। और वो ज़ाहिरी बात है इस वक्त तो निज़ाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप मुकम्मल हो चुकी है। अदलिया उन्होंने ख़त्म कर दी है। अदलिया से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ 1% भी नहीं मिलने का इम्कान। पूरी की पूरी अदलिया इस वक्त आप कह लें कि इंतहाई माजरत के साथ ये सुप्रीम कोर्ट अब एक आइनी अदालत नहीं है, एक खुद मुख्तार अदालत नहीं है, ये एक इस्टेब्लिशमेंट की टाउट कोर्ट है। जिस तरह डोगर कोर्ट थी ना, ये अब टाउट कोर्ट है। और कोई किसी किस्म का मेरिट पर और आइन पर फैसला अब आप उम्मीद मत करिए सुप्रीम कोर्ट से। और इसी तरह उन्होंने
अपने चीफ की मुद्दत भी 5 साल करवा ली है, यानी कि 3 साल और हैं, वो नहीं जा रहे। पार्लियामेंट पहले ही उन्होंने फतह की हुई है, वहाँ से अब जिस किस्म की चाहें वो कानून साजी आइन साजी करवाने की पोजीशन में और करवा भी रहे हैं। अपोजिशन में एक पीटीआई है, उसके रहनुमा सारे के सारे उन्होंने आगे लगाए हुए हैं। एहतजाज तो दूर की बात है, कारकुन थोड़ा बहुत लड़ते हैं, लेकिन वो भी कोई लंबी रेजिस्टेंस नहीं कर पाते। वोट करने को तैयार है, लेकिन वोट तो 5 साल बाद ही वक्त आएगा। 5 साल बाद नहीं, लाइक तकरीबन 4 साल बाद 2028 में। तो इस सब में फिर क्या है, तो फिर उनको भी ये दिखाया जा रहा है कि लेट्स टॉक एंड डिसाइड, बजाय इसके कि आप ये भूल जाएं कि आप कहीं पे हैं। लेकिन खान साहब इसमें अब इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस में है। इससे पहले पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहे हैं, जब आर्मी चीफ जाते नज़र आ रहे थे कि 1 साल और उनका रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक इंडिपेंडेंट माइंड जज जस्टिस मंसूर अली शाह आते नज़र आ रहे थे, जो मेरिट और सीनियरिटी दोनों पर आते नज़र आ रहे थे। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते नज़र आ रहे थे, तो इमरान खान साहब को एक पॉपुलर वोट बैंक भी मौजूद था। और जो हुकूमत है, इसका मैंडेट फार्म 45 फार्म 47 की स्क्रूटनी पर फंसा हुआ था, वो किसी वक्त भी उड़ सकता था। तो खान साहब कमज़ोर नहीं थे, ताकतवर थे। लेकिन ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर आज तक जो कानून साजियाँ हुई हैं, जो आइनी तरमीम हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हुआ है, आला अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है, तो फ़ौज की ग्रिप निज़ाम पर गैर मामूली होगी। अब बिल्कुल ये उन्होंने एक पहले गिरबान से पकड़ा हुआ था, अब उन्होंने पूरा का पूरा गला ही गिच्ची दबोच लिया। तो अब खान साहब को भी आइडिया है, तो खान साहब अब एक पुश बैक चाह रहे हैं कि कुछ तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो निगोशिएट कर सकें। और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि वो इस महीने एक एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उसके बाद हम, जैसे कहते हैं ना, हमारे घर मईतें ना आए तो जनाजे पढ़ लेना, और इस किस्म के उन्होंने जज्बाती ऐलानात किए हैं, जो कि ज़ाहिर बात है जलसों में होते हैं। दैट डजंट मीन कि ये मटेरियलाइज भी होगा। तो अब खान साहब जो ये गेम बल खेल रहे हैं, वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आए कि सड़कों पर लोग हैं, आप मेरा फौजी ट्रायल नहीं कर सकते। और अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, तो ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इससे नहीं कि जहाँ पर बातचीत बतौर फ्रीक नहीं कर रहा हूँगा, बतौर एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे शख्स से कर रहा हूँगा जो उनकी गिरफ्त में है, और जिसको वो जो डिक्टेट करेंगे मैं वो मान लूँगा और चुप करके घर चला जाऊँगा। तो बात करनी है तो बात खान साहब आप चाह रहे हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करें, ताकि एंड ऑफ द डे जब जो डील अब जो करीब पहुंचती नज़र आ रही है, वो जो हो, अगर हो, तो वो फिर बतौर फ्रीक मैं डील करूं, बतौर एक सिर्फ ऐसे करेक्टर के डील ना करूं कि जिसको जो कुछ कहा जाएगा मैंने मानना होगा, मैंने कुछ मनवाना नहीं होगा। तो देखते हैं, हम आपको अपडेट करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।